आज इस वीडियो में बीकॉम पार्ट 3 एबीएसटी फर्स्ट पेपर के टॉपिक है आज का हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र से क्या मतलब है कि अंकेक्षक जो हिसाब किताब करता है उसकी जांच की क्या सीमा हो, क्या लिमिट हो, यानी कि वो किस हद तक जांच करे, कितना अधिक कार्य करे या कितना कम कार्य करे। यानी कि जिस परिस्थिति में वो कार्य कर रहा है तो उसमें उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो न तो बहुत ज्यादा कार्य करे, क्योंकि यदि ज्यादा करेगा आवश्यकता से तो उसका समय और शक्ति व्यर्थ में अधिक खर्च हो जाएंगे। और इसी तरह से यदि मान लो वो आवश्यकता से कम कार्य करेगा तो भी उसे न्यायालय द्वारा लापरवाही या कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया जा सकता है। तो दोनों ही परिस्थितियां अंकेक्षक के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए अंकेक्षक को जब भी वो अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करे तो उससे पहले उसको अपना कार्य क्षेत्र या उसको कितनी जांच करनी है ये निर्धारित कर लेना चाहिए। कार्य क्षेत्र की सीमा दो आधार पर की जाती है, एक तो विस्तृत और दूसरा गहरी। यानी कितनी विस्तार से जांच करनी है और कितनी गहराई से जांच करनी है। तो अंकेक्षक को इन दोनों ही सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए और उसी के आधार पर लेखा व्यवहारों का अंकेक्षण किया जाना चाहिए। यानी वो ये निश्चित कर सकता है कि किन किन चीजों के संबंध में तो गहन जांच की आवश्यकता है, किन किन चीजों के संबंध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है। उसके पश्चात उसे अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो कार्य क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए किन किन चीज किस तरह के अंकेक्षण में उसका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, तो इसके लिए 3 तरह के अंकेक्षण हैं: निजी अंकेक्षण, वैधानिक और सरकारी। तो इन तीनों में ही हम ये देखेंगे कि उसका कार्यक्षेत्र क्या रहेगा, उसके कार्य की सीमा क्या रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं निजी अंकेक्षण। निजी अंकेक्षण क्या है और उसमें अंकेक्षक अपना कार्यक्षेत्र कैसे तय होता है, उसका कार्यक्षेत्र। तो निजी अंकेक्षण जो है किसी समझौते के अंतर्गत किया गया अंकेक्षण कहलाता है। ये वैकल्पिक होता है, इसमें अंकेक्षक की योग्यता भी विधान द्वारा निर्धारित नहीं होती है। अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य या दायित्व सभी है समझौते के अंतर्गत ही तय होते हैं। निजी अंकेक्षण कोई भी संस्था करवा सकती है, ऐसी संस्था भी करवा सकती है जिसके लिए वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है, तो वो वैधानिक अंकेक्षण से पूर्व या बाद में इस तरह का निजी अंकेक्षण करवा सकती है। लेकिन निजी अंकेक्षण कभी भी वैधानिक अंकेक्षण का स्थान नहीं ले सकता। वैधानिक अंकेक्षण अपनी जगह अनिवार्य है और वो करवाना ही होता है उस संस्था को। निजी अंकेक्षण का एग्जाम्पल एक तरह से हम एकाकी व्यापार या साझेदारी संस्थाओं द्वारा जो अंकेक्षण करवाया जाता है वो निजी अंकेक्षण की कैटेगरी में आता है। निजी अंकेक्षण का जब समझौता किया जाता है तो समझौते के समय ही अंकेक्षक को नियोक्ता से तय कर लेना चाहिए कि वो कितना काम चाहता है। वो या तो वो जो काम चाहता है समझौते की शर्तों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उसको लिखा जा सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि नियोक्ता अंकेक्षण की कार्य सीमा बताने की स्थिति में नहीं होता है, तो वो फिर अंकेक्षक का उद्देश्य क्या है ये बतला सकता है। तो नियोक्ता द्वारा जो उद्देश्य बतलाया जाएगा, अंकेक्षक उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी दूरदर्शिता, चातुर्य और अनुभव से स्वयं ही कार्य क्षेत्र का निर्धारण करेगा। अंकेक्षक को व्यवसाय की नियमावली वगैरह भी, जैसे कि साझेदारी में साझेदारी संलेख होता है, उसका भी अध्ययन कर लेना चाहिए कि उसमें भी यदि अंकेक्षण के संबंध में कोई नियम दिए हुए हैं तो उसे भी उसे ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण है। वैधानिक अंकेक्षण में कार्यक्षेत्र पूरी तरह से कंपनी विधान के अंतर्गत तय होता है, और वैधानिक अंकेक्षण कहते भी उसे ही है जो अंकेक्षण विधान के अंतर्गत अनिवार्य रूप से करवाया जाता है। इसके उदाहरण कंपनी, सार्वजनिक ट्रस्ट, बैंक आदि इनका अंकेक्षण हो सकता है। तो विधान में जहां भी अंकेक्षण होता है वो अनिवार्य है।
अब कुछ बातें जो हैं जब विधान के अंतर्गत अंकेक्षण होगा, तो विधान ही तय करेगा, जैसे कि अंकेक्षक की योग्यताएँ, अयोग्यताएँ क्या होगी, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, उसके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व क्या-क्या होंगे, अंकेक्षक को हटाए जाने की क्या परिस्थितियाँ हैं, उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है विधान ही निर्धारित करेगा। अब वैधानिक अंकेक्षण का जो विधान है, उसको समझौते के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो विधान में तय है, तो उसको तो चेंज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य और जो दायित्व है, उनको यदि संस्था चाहे, तो समझौते के द्वारा बढ़ा सकती है। उस सीमा को बढ़ाया जा सकता है, अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है, लेकिन किसी भी दिशा में विधान को नहीं बदला जा सकता। तो विधान के अंतर्गत अंकेक्षण है। इसके अलावा अब अंकेक्षक को इसमें ये भी देखना चाहिए कि विधान में अंकेक्षण के कार्य के क्षेत्र के संबंध में क्या-क्या नियम दिए हुए हैं। अंकेक्षक को क्या कार्य करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है, ये सब विधान स्पष्ट रूप से ये चीजें तय नहीं करता है। विधान तो केवल एक उद्देश्य निर्धारित कर देता है कि अंकेक्षक को कार्य किस उद्देश्य से करना है। जैसे विधान में ये है कि अंकेक्षक को कंपनी के अंतिम खातों के संबंध में, यानी कि लाभानी विवरण, चिट्ठे की सत्यता और औचित्य के संबंध में अंशधारियों को रिपोर्ट देनी होती। तो ये जो रिपोर्ट देनी है अंतिम खातों की सत्यता के संबंध में, तो उसके लिए क्या-क्या कार्य किया जाना है, ये अंकेक्षक को स्वयं ही निर्धारित करना पड़ता है। अंकेक्षक पे ही छोड़ा गया है ये चीज़। उसको उद्देश्य दे दिया गया है कि उसको ये जाँच करनी है, इसकी सत्यता की जाँच करनी है। अब कार्य कितना करना है, ये अंकेक्षक स्वयं डिसाइड करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अंकेक्षक को बहुत ही ध्यान से ये करना चाहिए कि वो अपने कार्य की सीमा इस तरह से तय करे कि उसे किसी भी स्थिति में लापरवाही या कर्तव्य भंग का दोषी न ठहराया जा सके। तो इस संबंध में अंकेक्षक को यही मूल मंत्र अपनाना चाहिए कि वो अपना कार्य अंकेक्षण के सर्वमान्य मापदंडों के द्वारा निर्धारित करे और उसी के आधार पर करे। तो इस तरह से अंकेक्षक को बहुत कुछ परंपराओं, रीतियों पे भी निर्भर रहना पड़ता है। जैसे-जैसे रीतियाँ बदलती जाती हैं, तो अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र भी उसी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तीसरा आता है सरकारी अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण जो है, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो राजकीय प्रशासन है, उसकी सफलता बहुत कुछ कुशल अंकेक्षण पर निर्भर करती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, कैग इसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 149 है, उसके अंतर्गत भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य कोई भी सरकारी संस्था है, उसके हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों या कर्तव्यों का पालन करना होता है जो कि संसद द्वारा या फिर संसद ने कोई अधिनियम बनाया है, तो उसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग जो है, वो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक महाअंकेक्षक है। सरकारी हिसाब किताब की जांच करने के लिए इसकी नियुक्ति होती है और इसके अंतर्गत कई तरह की इकाइयां कार्य करती हैं, जैसे कि रेलवे, डाकतार, रक्षा विभाग, इन सब के लिए अलग-अलग इकाइयां तय की गई हैं। इसी तरह से प्रत्येक राज्य में एक महालेखापाल का कार्यालय खोला गया है, जो राज्य में केंद्र सरकार के विभागों के हिसाब किताब का और राज्य सरकार के विभागों के हिसाब किताब के लेखों की जांच करता है। इसी तरह से जिन संस्थाओं को केंद्रीय या राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त होता है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह,
तो उनके अनुदान के रकम की खर्चे का अंकेक्षण भी महालेखापाल के कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से राज्य सरकारों में एक स्थानीय कोष अंकेक्षण विभाग होता है, जो नगरपालिका, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत इन सब के हिसाब की जांच करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभागों से संबंधित जो महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को दी जाती है और संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार जो राज्य सरकार के विभागों से संबंधित महालेखापाल की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को दी जाती है और राज्य विधानसभा के सम्मुख पेश की जाती है। तो ये सारे जो नियम है वो सरकारी अंकेक्षण में लागू होते हैं और इसके संबंध में अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र भी इसी आधार पर तय होता है, यानी संविधान के अनुसार लागू होता है। तो ये 3 कैटेगरी में हमने देखा कि अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र किस प्रकार से तय होता है। अब उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल है, उसने भी कार्यक्षेत्र के संबंध में कुछ निर्धारण किया है। तो इस मंडल के द्वारा क्या-क्या निर्धारित कार्यक्षेत्र है, वो भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इसमें एक चीज तो ये है कि इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि अंकेक्षक को वित्तीय विवरण पत्रों के सभी पहलुओं का समावेश करते हुए अंकेक्षण कार्य करना चाहिए। दूसरा, उसको ये देखना चाहिए कि लेखांकन संबंधी जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैं वो विश्वस्त हैं या नहीं, उनमें वित्तीय विवरण पत्रों से संबंधित सूचना उचित रूप से प्रतिपादित हुई है या नहीं। इसी तरह से अंकेक्षक अभिलेखों की विश्वसनीयता का भी निर्धारण करेगा अपने कार्य के अंतर्गत, और ये विश्वसनीयता का निर्धारण वो 2 आधार पे देखेगा। एक तो ये देखेगा कि लेखा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का अध्ययन और मूल्यांकन वो करेगा और देखेगा कि ये कितनी विश्वसनीय है। इसी तरह से लेखा संबंधी व्यवहार और खातों के कोषों की जांच, इनके आधार पर भी वो विश्वसनीयता की जांच करेगा। चौथा अंकेक्षक जो है वित्तीय विवरण पत्रों में वित्तीय सूचना के उचित प्रतिपादन का निर्धारण करेगा, और वो निर्धारण करने में वो ये चेक करेगा कि वित्तीय विवरण पत्रों का अभिलेखों से मिलान करके एक तो वो चेक कर सकता है। दूसरा, लेखा संबंधी नीतियों को लागू करने में कितनी संगति है, वित्तीय सूचना का सारांश तैयार करने की विधि और पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण हुआ है पुस्तकों में, उसकी जांच करेगा। तो इस आधार पर सूचनाओं का उचित प्रतिपादन हुआ है या नहीं, ये वो देखेगा। इसके अलावा अंकेक्षक के कार्य में उसके स्वयं वो जो डिसाइड करेगा, जो निर्णय लेगा, वो ही प्रधान रूप से कार्य करेंगे। इसके अलावा वित्तीय विवरण पत्रों पर राय बनाने के लिए अंकेक्षक स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करने के लिए प्रविधियां अपनाता है कि विवरण पत्रों में बहुत अधिक मिथ्या कथन तो नहीं है, वो विवरण पत्र सत्य हैं। इसके अलावा अंकेक्षण की जांच का क्षेत्र या तो लिखित समझौते द्वारा या फिर विधान की आवश्यकता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और लास्ट ये है कि अंकेक्षक को अंकेक्षण के क्षेत्र के बाहर अपने नियोक्ता से ऐसा कोई भी काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो कि अंकेक्षक के रूप में जो उसका उत्तरदायित्व है उससे विरोधाभास रखता हो। तो ऐसा कोई भी कार्य उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये मानक मंडल द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र